हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि किस प्रकार प्रकाशिक अभिक्रियाओं से एटीपी का निर्माण होता है और NADPH2 का निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्या होती है और एटीपी और NADPH2 जिसे स्वांगीकरण शक्ति कहा जाता है का उपयोग करके हम CO2 का स्थिरीकरण ग्लूकोज के रूप में किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित हम आज C3 साइकिल जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं की खोज किसने करी और इसके चरण क्या होते हैं, ये सब देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन क्या होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन के द्वारा 1905 में की गई थी, परंतु सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन केल्विन एवं साथियों द्वारा किया गया था। प्रकाश संश्लेषण की यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है एवं इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल से अवशोषित CO2 का अपचयन या स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट में किया जाता है, इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रिया को कार्बन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया में CO2 के अपचयन हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रकाशिक अभिक्रिया में निर्मित ATP एवं NADPH2 से प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न हरे पादपों में कार्बन स्थिरीकरण की क्रिया निम्न 3 विधियों द्वारा संपन्न होती है। पहली विधि है हमारी केल्विन चक्र जिसे C3 चक्र भी कहते हैं। दूसरी है हेच और स्लेक चक्र जिसे C4 चक्र कहते हैं। और तीसरी विधि है क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र, ठीक है, जिसे केम साइकिल भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे केल्विन चक्र क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि केल्विन बेंसन चक्र जिसे C3 चक्र भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन के पथ की खोज रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक द्वारा केल्विन बेंसन एवं सहयोगियों ने 1946 से 1953 के मध्य की थी। इस कार्य में उन्होंने क्लोरेला एवं सिनाडेस्मस नामक एक कोशी खरी शैवालों पर C14 कार्बन आइसोटोप युक्त C14O2 का प्रयोग किया था। इस अध्ययन में उन्होंने बताया कि इस अभिक्रिया में प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन परमाणु युक्त 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसलिए इसे C3 चक्र भी कहते हैं। इस कार्य के लिए केल्विन एवं बेंसन को 1961 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इस चक्र की महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार है। तो इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया था कि CO2 का अवशोषण होने के बाद में उसके स्थिरीकरण के द्वारा सबसे पहला जो स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं। उन्होंने यह प्रयोग जो है क्लोरेला एवं सिनाडेस्मस नामक एक कोशी खरी शैवालों पे किया था। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें CO2 के 6 अणु दिखाई दे रहे हैं जो कि पत्तियों में रंध्रों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। सर्वप्रथम इस CO2 को राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट के द्वारा ग्रहण किया जाता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RUBP भी कहते हैं। तो CO2 का सबसे पहले ग्राही कौन हो गया, तो वो हो गया RUBP। इसके द्वारा इसे ग्रहण करके फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 अणु बनाए जाते हैं। यहाँ पे राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट जो है वो 5 कार्बन वाला पदार्थ है, तो इसके 6 अणु जो होंगे उससे कितने कार्बन हो जाएंगे, टोटल 30 कार्बन हो जाएंगे और 6 कार्बन जो है CO2 से आ रहे हैं। इस प्रकार कुल जो हो जाएंगे 36 कार्बन हो जाएंगे। अब फास्फोग्लिसरिक के जो है 12 अणु बन रहे हैं और फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है 3 कार्बन परमाणु युक्त होता है, ठीक है। तो 3 × 12 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है संतुलित है। अब इस फास्फोग्लिसरिक अम्ल का क्या होता है, फास्फोलीकरण होता है। फर्स्ट स्टेप में 12 अणु फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फास्फोलीकरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, 12 ATP की आवश्यकता होगी, क्योंकि ATP क्या होता है, एडोनिसिन ट्राईफास्फेट, ठीक है। इसके बाद क्या है, 3 फास्फेट ग्रुप है जिनमें से ये एक फास्फेट फास्फोग्लिसरिक अम्ल को दे देता है। अब इसके पास जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ADP बन जाएगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 ATP से 12 ADP बन जाएगा और फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फास्फोलीकरण हो जाएगा जिससे क्या बनेगा, हमारे 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा और इसके 12 अणु बनेंगे। अब इसका क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन के लिए क्या आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी यौगिक या अणु में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और इसके अपचयन के लिए क्या है हमारे पास, NADPH2 जो प्रकाशिक अभिक्रिया में बना था। अब 12 अणु 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल के अपचयन के लिए कितने की आवश्यकता होगी, 12 NADPH2 की आवश्यकता होगी। और इससे क्या बन जाएगा, अम्ल के अपचयन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, तो इससे बन जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जिसे हम PgAl के द्वारा भी दर्शाते हैं। अब ये 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 12 अणु में से 2 अणु क्या करेंगे, वो ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। ग्लूकोज से सुक्रोज बनेगा और देन इससे क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा, जो कि क्या होता है, पौधों के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। अब इसके बचे हुए अणु जो 10 अणु हैं वो 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन परमाणु युक्त है,
तो 10 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 5 जाइलुलोज फास्फेट जो कि एक 5 कार्बन युक्त यौगिक है, और 5 राइबोज फास्फेट जो कि एक 5 कार्बन युक्त यौगिक है। उसके कितने बन रहे हैं, 4 और 2 अणु, कुल मिला के 6 अणु बन रहे हैं। तो 6 अणु इंटू ये कितना है 5 कार्बन का, ये भी कितने हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये अभिक्रिया ये अभी भी संतुलित है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो 5 जाइलुलोज फास्फेट है और 5 राइबोज फास्फेट है, यह आरयूबीपी यानी कि राइबुलोज बाईफास्फेट की पुनरुत्पत्ति करते हैं। इसके लिए पहले क्या बनाते हैं, राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट के 6 अणु बनाते हैं। अब इनका क्या होता है, फास्फोलीकरण होता है। 6 अणु राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट के फास्फोलीकरण के लिए हमारे को 6 एटीपी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये 6 एटीपी 6 एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और अपना फास्फेट ग्रुप किसको दे देगी, राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट को। अब राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आरयूबीपी कहते हैं। मतलब ये जो केल्विन चक्र है कुल मिला के हम समझ सकते हैं कि 3 चरणों में संपन्न होता है। फर्स्ट चरण क्या होता है, CO2 का स्थिरीकरण। जो CO2 रंध्रों के द्वारा ग्रहण की जाती है उसको सर्वप्रथम आरयूबीपी के द्वारा ग्रहण करके उसका स्थिरीकरण किया जाता है। फिर क्या होता है, अपचयन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अपचयन के द्वारा किस प्रकार से शर्करा का निर्माण होता है। और तीसरा स्टेप होता है कि आरयूबीपी की पुनः उत्पत्ति, ताकि ये जो आरयूबीपी है नेक्स्ट आने वाली CO2 को भी ग्रहण कर सके और क्या कर सके, ये चक्र की निरंतरता बनी रहे। ठीक है, इस प्रकार यह जो है केल्विन चक्र मोटे मोटे 3 चरणों के अंदर संपन्न हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे को किस प्रकार से एग्जाम में लिखना होता है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा राइबुलोज मोनोफास्फेट का फास्फोलीकरण। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे को केल्विन चक्र की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो यहाँ से राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट का फास्फोलीकरण से हमारे को शुरुआत करनी है, और एक एक अभिक्रियाओं को हम लिखते लिखते जाएंगे और पूरा चक्र की सारी अभिक्रियाएं एक एक करके लिखेंगे। जैसे कि हमने इधर लिखा राइबुलोज 5 फास्फेट का फास्फोलीकरण, तो यहाँ से हमारे को एक स्टेप लिखना है कि इससे क्या बनता है, राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट बनता है। सेकंड स्टेप के लिखेंगे कि राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट का कार्बोक्सिलीकरण होगा, उससे क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। और इस टाइप से हम आगे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा राइबुलोज मोनोफास्फेट का फास्फोलीकरण। अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 ग्रहण करने वाला 5 कार्बन युक्त शर्करा राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट, जिसको हम आरयूबीपी भी कहते हैं, यह होता है। इसका निर्माण राइबुलोज मोनोफास्फेट के फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम एवं एटीपी की उपस्थिति में फास्फोलीकरण द्वारा होता है। एक अणु ग्लूकोज के निर्माण हेतु 6 अणु CO2 ग्रहण करने के लिए 6 अणु राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 6 अणु राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट किस प्रकार बनता है। तो 6 राइबुलोज 5 फास्फेट के अणु फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 एटीपी से क्रिया करके क्या करते हैं, फास्फेट ग्रुप ले लेते हैं, और 6 राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट बनता है, और 6 एडीपी जो होते हैं मुक्त होते हैं। इस प्रकार आपको ये रिएक्शन याद करनी है, और इसकी जो है थ्योरी ये रिएक्शन के हिसाब से ही आपको लिखनी है कि 6 राइबुलोज 5 फास्फेट से किस एंजाइम की उपस्थिति में 6 राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट बनता है। ठीक है, तो यही हमारे को इसकी थ्योरी में भी लिखना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊँगा, केवल रिएक्शन बता दूंगा, उसकी थ्योरी आप इससे देख के लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप आता है हमारा राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट का कार्बोक्सिलीकरण, जिसे हम कार्बोक्सिलीकरण प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट जो है 6 अणु CO2 और 6 अणु जल के साथ आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, जिसे हम राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज या फिर RUBISCO रूब इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, जो कि एक 3 कार्बन वाला यौगिक होता है, और इसके 12 अणु बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फास्फोलीकरण। तो प्रीवियस स्टेप में हमारे क्या बना था, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसके 12 अणु जो है फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को ग्रहण करते हैं और 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल के बनाते हैं, और यह फॉस्फेट ग्रुप जो है 12 अणु एटीपी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन, जिसे अपचयन प्रावस्था भी कहते हैं। तो इस प्रावस्था के अंदर क्या होता है, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल ट्रायोज फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADPH2 से क्रिया करता है और 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड क्या बनाता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में 12 H3PO4 जो होते हैं फास्फोरिक अम्ल जो होता है मुक्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा हेक्सोस शर्करा का निर्माण यानी कि संश्लेषण प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो होता है संश्लेषण होता है, इसलिए हम इसे संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं। तो हमने देखा था कि अपचयन प्रावस्था में हमारे 12 अणु फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं, जिनमें से केवल 2 अणु जो होते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि
फर्स्ट स्टेप के अंदर 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो होता है फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में जो होता है कन्वर्ट होता है। ये जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। दूसरे स्टेप में हमारे क्या होता है कि 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है, जो एक अणु हमारे पास बच गया था, एक अणु तो 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो गया है, वो रिएक्ट करता है 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से। वो किस एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है और फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट का जो होता है एक अणु बनाता है। और ये जो रिएक्शन है, ये जो है ग्लाइकोलाइसिस के जो है बिल्कुल विपरीत है, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा तीसरा स्टेप है उसमें क्या होता है। तो थर्ड स्टेप में हमारे फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट जो है फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाता है और फास्फोरिक अम्ल जो होता है मुक्त होता है। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो फ्रक्टोज जो होता है वो और ग्लूकोज जो है क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं आपस में। तो ये जो है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इंटरचेंज होते हैं। और जबकि जो ग्लूकोज से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया उससे ग्लूकोज 1,6 डाईफास्फेट, तो वो जो होता है काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, मतलब कि एक ही प्रकार के मोलिक्यूल में इंटरचेंज जो होता है काइनेज एंजाइम करता है। जैसे फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट, तो उसमें काइनेज एंजाइम आएगा। और जबकि ग्लूकोज से फ्रक्टोज और आइसोमर में जिसमें परिवर्तन होता है उसमें आइसोमरेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है जल के अणु के साथ क्रिया करता है और फास्फेट ग्रुप जो होता है वो निकल जाता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। और यह जो सभी क्रियाएं हैं ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के विपरीत क्रम में होने के कारण इसे ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा राइबोलोज 5 फास्फेट की पुनः उत्पत्ति, जिसे हम पुनर्योजन प्रावस्था भी कहते हैं। तो केल्विन चक्र के प्रारंभ में 6 अणु राइबोलोज बाईफास्फेट वायुमंडल से 6 अणु CO2 ग्रहण कर 12 अणु फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं। 5 राइबोलोज बाईफास्फेट का निर्माण राइबोलोज 5 फास्फेट के फास्फोरिलीकरण क्रिया के द्वारा होता है। अतः चक्र की निरंतरता के लिए प्रत्येक चक्र के अंत में 5 राइबोलोज मोनोफास्फेट का उत्पन्न होना जरूरी है। अतः 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 10 अणुओं द्वारा विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से राइबोलोज मोनोफास्फेट RUMP के 6 अणुओं का पुनर्निर्माण होता है, जिसे हम पुनर्योजन प्रावस्था भी कहते हैं। और इस चक्र की अभिक्रियाएं जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आप इतनी सारी एग्जाम में नहीं लिख सकते हो और इतना टाइम भी नहीं मिलता और इतना याद भी नहीं रहता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, जो चक्र में हमारे को दिखा रखा है कि किस प्रकार RUBP का निर्माण होता है। तो राइबोलोज मोनोफास्फेट की पुनरुत्पत्ति के लिए आप बता सकते हो कि जो 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड होता है वो क्या करता है कि उसके जो 10 अणु होते हैं वो 5 जेलुलोज फास्फेट के 4 अणु और 5 राइबोज फास्फेट के 2 अणु बनाते हैं। इसको ये आप एक रिएक्शन के द्वारा दिखा सकते हो और इसकी जो थोड़ी ऊपर थ्योरी लिख सकते हो। और इसके बाद में आप क्या करोगे कि हम लिखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा RUMP की जो होती है उत्पत्ति, ठीक है, राइबोलोज मोनोफास्फेट की। तो अब इस पर लिखेंगे कि हम ये जो है दोनों कंपाउंड, ठीक है, तो यह जैविक क्रियाओं द्वारा क्या होते हैं राइबोलोज मोनोफास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बाद में क्या बनाता है RUBP यानी कि राइबोलोज बाईफास्फेट बनाता है। तो इस टाइप से आप 3 रिएक्शन के अंदर ही जो है बता सकते हो कि RUMP की जो है पुनः उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो यह था हमारा केल्विन बेंसन चक्र का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें।